चलिए चलिए। अब सब कुछ सही है ना? आवाज वगैरह थोड़ा कंफर्मेशन दे दीजिए हमें। जी सरोज जी हैं, कह रहे हैं कि ठीक है, चलिए। और कोई ऐसे बच्चे जो कंफर्मेशन दे दें? हाँ भाई, माइक का यूज किया जा रहा है, माइक लगाए हुए हैं, हो सकता है कि इसका थोड़ा साउंड समस्या आ रहा हो। हाँ हाँ हाँ। नहीं, पहला दिन है तो थोड़ा सेटअप वगैरह में लगता है, समय लगता है, थोड़ा समस्याएं होती है सिस्टम में। जी जी, ठीक ठीक ठीक। तो आगे बढ़ा जाए। एक बार हम लास्ट बार कंफर्मेशन चाहेंगे सभी लोगों से कि सब कुछ ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी कम है आवाज ना? एक मिनट। अब तो ठीक होगा ना? चलिए चलिए। एक नामे रख लिया है, सॉरी सर, ये कह रहे हैं कि आवाज कम है। रघुवंश जी हैं, कह रहे हैं कि चलिए अब ठीक ठाक है, मिला जुला करके ओके है, ये ऐसा वाला साइन दिए हैं। क्या है बाबू कि ऐसा वाला साइन का उपयोग तुम कम करो थोड़ा, ठीक है ना? इससे हमारा एगो बिया टूट गया है। हाँ, हमको थोड़ा है इस वाला साइन से थोड़ा तकलीफ हो। हाँ, ये थोड़ा बीती है, समस्याएं हैं, इसको छोड़िए। हाँ, लिख दिया करिए कि हाँ ये चीजें हैं, ऐसे है वैसे है। चलिए चलिए, एक सुमित कुमार यादव हैं। ठीक है बचवा, लेकिन हमको थोड़ा एक बार फाइनल रिजल्ट दे दीजिए कि सब कुछ ठीक है, तो अपने रथ को हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ाएंगे। चलिए, सुमन कुशवाहा हैं, कह रहे हैं जो पढ़ाई चालू किया जाए। चलिए चलिए, ठीक है। मुकेश कुमार जी भी कह रहे हैं ठीक है। चलिए। ठीक 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 ठीक। हाँ, तो मैं अब शुरू करता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत दिनों के बाद हम आपसे जुड़े हैं, इसके लिए हमें खेद है, तकलीफ है। हाँ, लेकिन अब अगर इस बार आपका हाथ पकड़े हैं हम, तो एग्जाम तक यानी कि एग्जाम सेंटर तक आपका हाथ छोड़ने वाले नहीं है। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तमाम तरह के हर एक चैप्टर यानी कि आपके 12वीं क्लास में जो 16 गो चैप्टर दिया गया है, 1 से लेकर के और 16 तक जो चैप्टर है, जिसमें से 3 चैप्टर को हटा दिया गया है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि उस तीनों चैप्टर को भी, जो आपके सिलेबस से 3 चैप्टर हटा दिया गया है, उसको उसका भी जानकारी हम लोग क्रमबद्ध रूप से लेंगे। जिसका कारण यह है कि इस 3 चैप्टर से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव मोड में हो या सब्जेक्टिव मोड में हो। इस 3 चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इस तीनों चैप्टर को भी हम लोग बारी बारी से देखने का काम करेंगे। और वैसे तो 16 का 16 हम लोग 13 जो है बचा इसके बाद, उसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही। इस 3 चैप्टर के अलावा ये जो 13 चैप्टर बचेंगे इसमें, यानी मोटा मोटी बात कर लें तो जो 16 को चैप्टर है आपका कक्षा 12वीं में, उस सभी चैप्टर का बारी बारी से हम लोग पीडीएफ नोट आपको प्रोवाइड कराएंगे। हर एक चैप्टर का प्रयास करेंगे कि जो उस चैप्टर से पूछा गया प्रत्येक साल प्रश्न है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव मोड का हो, 2 मार्क का हो या फिर 5 मार्क का ही क्यों ना हो, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी हम लोग लाइव क्लास में ही लेंगे। और लेकिन इसके लिए आपके पास कुछ औजार होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप खेती बाड़ी करने गए हैं, अगर धान काटने जा रहे हैं, तो हंसुआ आपके पास रहना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप कोई कार्य, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर पढ़ाने आए हैं, हमारा पास अगर मार्कर ना रहे, बोर्ड ना रहे, तो संभव ही नहीं है कि अपनी बातों को हम आप तक पहुंचा पाए। तो इसीलिए लाइव क्लास जो होता है
उसके लिए भी कुछ उपकरण, कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है, जिसमें लाइव क्लास के में आपके पास औजार के रूप में, हथियार के रूप में कुछ खास चीज़ें आपसे हम डिमांड नहीं रखेंगे। आपसे बस हम इतना कहना चाह रहे हैं कि आपके पास एक 10 रुपया वाली आप कॉपी खरीद लीजिए। उसी 10 रुपये वाले कॉपी में आप पूरा 12वीं जो है आपका हम खत्म करवा देंगे। एक्स्ट्रा कॉपी खरीदने की आवश्यकता है नहीं। एक पेन तो रहना ही चाहिए आपके पास। इसके अलावा संभव हो तो आप एक एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। ये तमाम छोटी मोटी हथियार हैं जो आपके पास रहना चाहिए। और समय समय पर आपको जो हम पीडीएफ देंगे वो पीडीएफ केवल मोबाइल में नहीं रहना चाहिए। आप प्रयास करिएगा कि उस पीडीएफ का हम प्रिंट आउट करवा लें। ठीक है। आयुष जी कह रहे हैं कि सर कौन से मीडियम का करवाइएगा। क्या है ना आयुष भाई की मीडियम आपका इंग्लिश भी हो सकता है और हिंदी भी हो सकता है। दोनों मीडियम में कुछ खास अंतर नहीं है। मीडियम तो हम कह सकते हैं एक माध्यम है, एक जरिया है जिसके द्वारा आप तक हम किसी चीज को पहुंचाएंगे। मीडियम कोई खास मायने नहीं रखता है मेरे हिसाब से। तो वैसे आपको नोट जो हम प्रोवाइड करवाएंगे वह इंग्लिश मीडियम का भी होगा और हिंदी मीडियम का भी होगा। आपको जो सुटेबल लगे, हाँ, उस मीडियम में आप प्रिंट आउट करवा करके तब क्लास में आप बैठिएगा, तो मेरे ख्याल से आपको कुछ ज्यादा फायदा हो सकता है। वैसे मोबाइल में पीडीएफ रहेगा तो मोबाइल में ही पड़ा हुआ रह जाएगा, उससे कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है। तो ये कुछ जानकारियां थी जिससे कि आप भी हमसे जुड़े और हम भी आपसे जुड़े। ये हमारा कपड़ा है, देख रहे हैं कि आप लोग के लाइव के लिए एगो चिक्कन चुनमुन तोलिया को गमछा को जिसको हम फाड़ दिए हैं। 150 का टी शर्ट है। यही टी शर्ट रहेगा सब दिन। ठीक है। यानी हम 2 गो खरीदे हैं, यहाँ नहीं है कि एक एक टी शर्ट पहन के बार बार आएंगे। ये करिकवा वाला 2 गो खरीदे हैं, 150 रुपया में दिया है, 300 रुपया महीने की 150 में 2 गो दिया है। 150 यानी कि 300 रुपया में 2 गो टी शर्ट दिया है। ये तो घरे में गमछा था, ये कोचिंग पर से मार कर लेके आए हैं उठा करके। ठीक है। चलिए मुद्दा की बात करते हैं। मुद्दा की बात हम ये कर रहे थे कि 2-3 चीजें बोले हैं आपको, 2-3 चीजें आप ले लीजिएगा, जिसमें कि पहला चीज आपको हम बोले हैं कि आप एक कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है। वो हिंदी में, यानी कि वो जो डेढ़ वाला कॉपी रहता है वो वाला आपको वो कॉपी खरीदना है। इसके अलावा एक एक बालक हैं, कह रहे हैं कि आवाज थोड़ा कम है, आवाज पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। 1 मिनट इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं। अब सब कुछ ठीक है क्या? मेरे हिसाब से तो सही से आना चाहिए सब कुछ। अब तो किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। गेन को हम थोड़ा बढ़ा दिए हैं। ठीक है। चलिए, एक हंटर अरमीर हैं, ये कह रहे हैं जो ये ठीक है। चलिए, तो हम ये कह रहे थे कि लाइव क्लास करने के लिए आपके पास उपकरण क्या क्या होने चाहिए। वैसे विधिवत ढंग से हम क्लास को कल से शुरू करेंगे। आज कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, आपसे हम परिचय ले लेते हैं, अपना हम परिचय आपको दे देते हैं। पहला दिन है, विभिन्न तरह की चीजों को समझने में, जोड़ने में थोड़ी समस्याएं होती है, तो इसीलिए हम आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। और 1 मिनट। मीडियम के होंगे, मीडियम मीडियम। अगर 4 नंबर में आपके पास एनसीईआरटी अगर बुक उपलब्ध हो जाए तो प्रयास करिए कि एनसीईआरटी बुक हो जाए। इसमें भी आपके पास डुअल चॉइस है कि हिंदी मीडियम आप चाहें तो हिंदी मीडियम ले सकते हैं, और अंग्रेजी मीडियम आप चाहें तो अंग्रेजी मीडियम ले सकते हैं। इसमें कोनो बड़का रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए,
इसके अलावा अभी फिलहाल इतना ही चीजें, जब जिस चीज की आवश्यकता होगी तो आपको हम बताते रहेंगे समय समय पर कि कब किस चीज की आवश्यकता है, आप उस चीजों को, लेकिन फिलहाल इतना पर्याप्त है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम सिलेबस की जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जो हम कवर करेंगे वो रहेगा आपका एनसीईआरटी। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी को हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। चलिए एनसीईआरटी की अगर बात कर लें, एनसीईआरटी किस सब्जेक्ट की, कुल मिलाकर के इसमें चैप्टर की संख्या कितना हो गया है, पहले कितना था बुआरे, कितना हो गया है इसमें चैप्टर की संख्या 13। ठीक है, इसमें से जो यह 3 चैप्टर घटा, 16 था पहले, हो गया है 13। इसमें से जो 3 चैप्टर घटा है वह कौन कौन सा चैप्टर है वो थोड़ा आप देख लीजिए। इसमें चैप्टर घटने वाले चैप्टर हैं, एक है चैप्टर, यहाँ लिखिए देते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर हो गया आपको 9, और चैप्टर नंबर 16। अब है कि चैप्टर 1 क्या कर रहा था, जो पहला चैप्टर गायब हुआ है वह क्या, कौन सा चैप्टर था। यह पहला चैप्टर था आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यहां से दिख रहा है ना, यह था, हिंदी में बात करते हैं, पहला चैप्टर जो हटाया गया है वह था जीवों में जनन। ठीक है, यह कब हटाया गया था, तो जब लॉकडाउन आया था। एक बच्चा है कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा है, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आवाज नहीं जा रहा होगा, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है। अब आपको आवाज नहीं जा रहा है तो इस पर हम लोग देखेंगे कि क्या समस्याएं आ रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम लोग देखेंगे, प्रयास करेंगे कि आवाज क्यों नहीं फ्रेश जा रहा है, कैसी आवाजें आ रही है, थोड़ा बताएंगे कोई लोग, आवाज में कहां पर समस्या है और कैसी आवाजें आ रही है। जी, अभी तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है, अपडेट हो चुका है सब कुछ, अब ठीक है सब कुछ, थोड़ा बता देते तो मेरे लिए थोड़ा सहूलियत हो जाता। वो होता है कुछ देर के लिए हम ही खुद ही बंद किए थे माइक को। हाँ हाँ हाँ, तो हो सकता है कि उस समय आवाज नहीं जा रहा होगा, अब सब कुछ ठीक ठाक आ रहा होगा, तो थोड़ा हमें कंफर्मेशन दे दीजिए कि हाँ भाई अब सब कुछ अपडेट हो चुका है, तो थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। एक रॉकी जी हैं, कह रहे हैं कि आवाज फ्रेश नहीं आ रहा है ना। अब तो सब कुछ ठीक होगा। नहीं, थोड़ा पहला दिन है, हमें भी थोड़ा समझने में कहीं कठिनाइयां हो रही है, और आपका भी नेट का समस्या हो सकता है, वैसे यहाँ से हम फुल वर्जन में फुल क्वालिटी में आपको दे रहे हैं। चलिए ग्रेट, गुड्डू गुड्डू जी कह रहे हैं कि आ रहा है, ठीक है चलिए। हम्म। चलिए ठीक है ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। ठीक है चलिए, तो हम ये कह रहे थे कि जो पहला चैप्टर आपका हटाया गया है आपके सिलेबस से वह है जीवों में जनन। ठीक है, इस चैप्टर में आपको जानना यह था कि जितने भी जीव इस सृष्टि पर हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस सृष्टि पर हैं,
चाहे वो पेड़ पौधे हो या किसी प्रकार का जंतु है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि कोई भी सजीव है, उसमें जनन या प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है, उसमें संतान की उत्पत्ति कैसे होती है, उस तमाम बिंदुओं के बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास एक चैप्टर दिया गया था, जो था चैप्टर नंबर 1। सरकार ने कहा कि भाई तुमको जानना नहीं है कि जीवों में यानी कि सजीवों में किस प्रकार से संतान की उत्पत्ति है, हटाओ उसके सिलेबस से, फालतू का चैप्टर है। तो आपके सिलेबस से उसको हटा दिया गया है, ठीक है। दूसरा चैप्टर कहने का मतलब जो आपका हटाया गया है, चैप्टर नंबर 9 था, ठीक है। जिसका मतलब यह था कि इस चैप्टर में दिया गया था आपको कि इस चैप्टर में आपको यह पढ़ना था कि जो भी खाद्य उत्पाद हैं, उसके खाद्य उत्पादन के वृद्धि की कार्यनीति को जानना था आपको। कहने का मतलब यह है कि चैप्टर नंबर 9 जो था, जो चैप्टर 9 आपके सिलेबस से हटाया गया है, उस चैप्टर में आपको जानकारी इस बात का लेना था कि जो भी खाद्य उत्पाद हैं उसमें वृद्धि की क्या कार्यनीति हो सकती है। यानी कि खाद्य उत्पाद कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए गेहूं है, चावल है, मक्का है, गन्ना है, जो भी चीज हम आप खाते हैं उसका जो प्रोडक्शन होता है, उसका जो हम लोग निर्माण करते हैं, दूध है, पनीर है, अंडा है, मछली है, शराब है, मतलब कोई भी चीज जो भी हम आप कंज्यूम करते हैं, खाते पीते हैं, उसका प्रोडक्शन रेट कैसे बढ़ाया जाए, उसका उत्पादन क्षमता किस प्रकार से इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से इस चीज को जानना काफी महत्वपूर्ण हो चुका है कि बढ़ती आबादी को कैसे हम लोग उसका जो मांग है, उसका जो डिमांड है, उसकी आपूर्ति कैसे कर सकते हैं। यह एक सबसे बड़ा चुनौती हो चुका है आज के आधुनिक डेट में। लेकिन सरकार ने कहा कि भाई तुझको नहीं जानना है ये सब चीज, कि अगर जनसंख्या बढ़ रहा है किसी भी क्षेत्र का, तो वहां के लोगों को किस प्रकार से भोजन देना है, ये हमारा जिम्मेदारी है। हम कोटा के माध्यम से 2 किलो चावल 2 किलो गेहूं देते हैं, तुम नहीं सोचो इसके बारे में क्या, ठीक है ना। तो सरकार इसको भी हटा दिया 2020 में। लॉकडाउन का कलाकारी है सब, कि अब आपको नहीं जानना है कि अंडा का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, बकरी पालन कैसे कर सकते हैं, मछली पालन कैसे कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को सरकार ने कहा हटाओ, समझना ही नहीं है इसको, ठीक है। तो अब इससे भी आप निश्चिंत रहिए। अगला जो चैप्टर हटाया गया है आपके सिलेबस से, वह था चैप्टर नंबर कितना, तो 16। इसका नाम था पर्यावरण मुद्दे, पर्यावरण मुद्दे, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 जो हटाया गया है आपका, अच्छा, आर्टिस्ट प्रिंस राज कह रहे हैं कि जो सर थोड़ा अगर सही से लिख देते तो मेरे लिए थोड़ा आसानी हो जाता। ठीक ठीक ठीक। ना तो क्या है ना कि वो आदत हो गया है क्लासरूम का, तो धीरे धीरे वो लाइव क्लास में एडजस्ट होने में समय न लगता है। ये समझिए ना कि अरेंज वाला गप है, अथी वाला गप नहीं है। जानने पहचानने मतलब हम इसको जान रहे हैं या हमको जान रहे हैं, थोड़ा अथी टूट गया था ना, ब्रेकअप हो गया था, तो कहीं अथी करने में समय न लगता है। तो लगेगा समय, हो जाएगा क्लियर, उसके लिए दिक्कत नहीं है। हम यह कह रहे थे कि आपका जो सिलेबस से जो चैप्टर 16 हटाया गया है, उसका नाम क्या था, पर्यावरण मुद्दे, इन्वायरमेंटल इशू। यानी कि इस चैप्टर में आपको यह जानना था कि जो भी वातावरणीय संबंधी मुद्दे होते हैं, तो वातावरणीय संबंधी क्या मुद्दा है आज के डेट में, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा इशू यह है प्रदूषण। आधुनिक युग में चाहे जिस भी क्षेत्र में आप देख लें, प्रदूषण भरा पड़ा है। एक अजीत जी हैं, कह रहे हैं कि सर क्लास पर आ रहे हैं। बाबू क्या है कि हम क्लास पर ना हैं, ठीक है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि आधुनिक युग में, आज के युग में प्रदूषण एक विषम समस्या कह सकते हैं, आकर के लोगों के सामने उभरा है। चाहे वो जल प्रदूषण की बात हो जाए, कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण की बात हो जाए, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण की बात हो जाए, मृदा प्रदूषण की बात हो जाए, या हम कह सकते हैं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण की बात हो जाए। किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएं तो प्रदूषण भरी पड़ी है। उस प्रदूषण से निपटने के लिए कैसे निपटा जा सकता है। अगर ध्वनि प्रदूषण की बात कर लें तो ध्वनि प्रदूषण से हम कैसे बच सकते हैं, आखिर ध्वनि प्रदूषण क्यों होता है, ध्वनि प्रदूषण अगर किसी क्षेत्र में होता है, क्षेत्र विशेष में, उसका क्या प्रभाव वहां के जीवों पर पड़ता है, चाहे वहां का पेड़ पौधा हो या वहां की जंतुएं हो, उन सबों पर किस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है और उससे कैसे हम बच सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं को समझने के लिए आपके पास एक चैप्टर था जिसका नाम था चैप्टर नंबर 16।
सरकार के हिसाब से आपको वह जानने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि आप जाने कि भाई मिट्टी कैसे प्रदूषित होती है, वायु कैसे प्रदूषित होती है। आप क्या जानिएगा? आपके मोबाइल में डाटा अनलिमिटेड दे दिया जाए, भर पेट खाना दे दिया जाए, बगल में भूकंप आ जाए, धरती पलट जाए, आपको कोनो मतलब नहीं है। सरकार ने कहा ना, इसको भी हटाओ। ये जो समझ जाएगा कि वायु प्रदूषण कैसे होता है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण पॉल्यूशन कैसे होता है, मृदा प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण कैसे होता है, तो गड़बड़ा जाएगा। इसको यहां से हटाओ। तो कहने का मतलब कि चैप्टर 16 भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये 3 चैप्टर उम्मीद करते हैं कि आप बखूबी समझ चुके होंगे। चलिए चलिए चलिए, मुकेश जी हैं, ये कह रहे हैं जो हम मुकेश कुमार बोल रहे हैं, चौरा निवासी। चलिए, आभार आपका कि आपने लाइव क्लास ज्वाइन किया, धन्यवाद। ठीक है, हमारा सौभाग्य है कि आप लाइव क्लास में आए हैं बाबा के दरबार में, तो घंटी बजा के जाइएगा, कहने का मतलब लाइक ठोक के जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए चलिए, एक सचिन खातून है, ये कह रहे हैं कि सर अब सब कुछ ठीक ठाक है। होता है, शुरू में क्या है ना कि कहीं बतियाना पड़ता है ना कैमरा से, तो कहीं समय लगता है, धीरे 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 वो खत्म हो जाता है। यह नहीं है कि इनके इस मेजबान कैमरा के लिए हम नए हैं या हमारे लिए ये नए हैं, बहुत पुराना दोस्ती है हमारे इनके साथ, लेकिन थोड़ा गैप हो जाता है तो थोड़ा तकलीफ हो जाता है इनको भी और हमें भी, थोड़ा फिर से फेस टू फेस बातचीत करने में। चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो आपके सिलेबस से 3 चैप्टर हटाया गया, जो चैप्टर नंबर 1 था आपका, चैप्टर नंबर 9 था, चैप्टर नंबर 16 था, वह कौन कौन सा चैप्टर था और उन चैप्टरों में हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस चीज को बखूबी समझ चुके होंगे। पहला चैप्टर जो हटाया गया था वह आपका क्या था? जीवों में जनन के बारे में जानना था। इसमें कि जितने भी सजीव हैं सृष्टि पर, उसमें संतान की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में जानना था। सरकार ने कहा हटाओ, इसको नहीं जानना है, क्या कैसे है। ठीक है, एक रॉकी जी हैं, पूछ रहे हैं जो सर ये कौन है जो बार बार शादी के लिए आपसे पूछ रहा है? अबे कोई है, ये लुम्हा है, क्या किया है कि एक आईडी शायद बना लिया है, फेक आईडी वगैरह। हाँ, इस सब पर आप लोग को फोकस नहीं करना है। एगो दुगो डिस्टरबेंस सौंसे रहता है, इग्नोर करिए। ठीक है, ये पढ़ने लिखने के लिए आया नहीं है यहाँ पर, आलतू फालतू का ये कमेंट बाजी कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए चलिए मुद्दे की बात करते हैं। इसमें कहीं पर कोई समस्या है कि यह 3 चैप्टर क्यों हटाया गया? किसी भी बालक या बालिका को अगर कहीं पर समस्या है कि यह 3 जो चैप्टर हटाया गया था, यानी कि 16 से 13 किया गया, यह क्यों किया गया और किया गया तो उसमें क्या क्या छेड़खानियां की गई, इसमें किसी बच्चे को अगर समस्या है तो बता सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसका कोई, अब जब सरकार ने कह दिया कि कोई काम नहीं, तो भाई कोई काम नहीं, हटाओ इसको, हटाते हैं इसको। चलिए हटाते हैं इसको। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। हाँ, तो ये कह रहे थे कि एनसीईआरटी यानी कि कौन क्लास का वो, अरे 12th का। तो एनसीईआरटी जो 12th का बायोलॉजी है आपका, इसमें चैप्टर की कुल संख्या कितना है? 16। सरकार के हिसाब से पढ़ना कितना है? तो 13, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कितना? 16। ठीक है, अब 16वें चैप्टर को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं जो क्या क्या है, क्योंकि अभी अब जो हम लोग शुरू करेंगे वो शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, और सिलेबस के लिए नहीं घबराइएगा, जो सिलेबस कब खत्म होगा भाई, अभी अगर 12वीं शुरू करेंगे तो कैसे खत्म किया जाएगा, कैसे कंप्लीट किया जाएगा, उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। आप सही जगह पर आए हैं। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, उसके लिए हम हैं। ठीक है, जब हम हैं तो क्या गम है। तो इसीलिए क्लास रेगुलर मोड में आपको 9 बजे से शुरू होगा। अगर हमारा कैमरा साथ दिया, खरीदे हैं आप लोग के लिए, क्या कहें, एक कट्ठा भरना लगाए हैं बारी, तब जाके कैमरा खरीदे हैं आप लोग के लिए। हाँ, उम्मीद करेंगे, प्रयास करेंगे कि रेगुलर मोड में आपका लाइव क्लास रहे। अगर वाईफाई कभी गड़बड़ा गया तो अपना हाथ में है नहीं, लेकिन प्रयासरत रहेंगे कि रेगुलर मोड में आपका लाइव क्लास रहे और हर एक चीज आपको डिटेल में जानकारी दें।
तो सबसे पहले आज हम लोग यह देख लेते हैं, 16 चैप्टर का जानकारी लेते हैं। मुख्य रूप से क्लास हम लोग कल से शुरू करेंगे धाकर रूप में। बस जितना उपकरण आपको शुरुआती में बताए हैं उतना उपकरण अपने साथ रखिएगा, हथियार लेकर के हम लोग चलेंगे रणभूमि में युद्ध करने के लिए, ठीक है। चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं। यह जो 16 चैप्टर है इसमें सबसे पहला चैप्टर वही था जो अभी आपको बताए हैं। पहला चैप्टर क्या था? जीवों में जनन, ठीक है। इसमें यूनिट 5 होता है, उतना बहसबाजी हम लोग नहीं करेंगे, ये होता है वो होता है, मुद्दे पर कम टू दी पॉइंट आते हैं, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, तो पहला है जीवों में जनन, दूसरा है बुआ, इसको सीधे पादप जनन लिख देते हैं, ठीक है, पादप जनन। तीसरा है मानव जनन, ठीक है। और चौथा है आपका जनन स्वास्थ्य, ठीक है। ये चार जो है आपको एक यूनिट के अंतर्गत आता है, एक इकाई के अंतर्गत आता है। एक संजीव जी हैं, ये कह रहे हैं जो सर बायोलॉजी में कहां से शुरू कीजिएगा। बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और चैप्टर 16 तक जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें यह जो 4 चैप्टर है शुरुआत का आपका एनसीईआरटी में, जो शुरुआत में चैप्टर 1 जो है जीवों में जनन, या दूसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम किताब में लिखा होगा पुष्पी पादपों में जनन, वो उसको हम लोग सीधे लिख दिए हैं यहाँ पर पादप जनन, तो समझने का प्रयास करिएगा कि पादप जनन है, ठीक है। तीसरा है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और चौथा है जनन स्वास्थ्य। इस 4 चैप्टर को एनसीईआरटी ने एक इकाई के अंतर्गत रखा है, एक यूनिट के अंतर्गत रखा है, जिस यूनिट का नाम सीधे दे दिया है बुआरे जनन, ठीक है। आपके किताब के हिसाब से पहला यूनिट है, और 11th 12th के हिसाब से यह 5वां यूनिट होगा, ठीक है। खैर वो एक अलग चीजें हैं, मुद्दे पर आते हैं हम लोग। यानी कि जनन को समझने के लिए, मोटा मोटी बात कर लें तो किसको समझने के लिए, रिप्रोडक्शन को समझने के लिए आपको 4 चैप्टर दिया गया है। रिप्रोडक्शन का मतलब आप लोग जानते होंगे कि अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही क्या है, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जनन या प्रजनन कर सकते हैं। इसका अलग अलग किताबों के हिसाब से, अलग अलग शिक्षकों के हिसाब से अलग अलग परिभाषा हो सकता है। उसमें विशेष रॉकेट साइंस नहीं है, बेसी माथा लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम लोग कह देंगे कि अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही क्या है, जनन या प्रजनन इसको हम लोग कहते हैं। जना मान लो कि हम हैं, अपने हने को बना लिए, अब वो कैसे बनाए वो अलग चीजें हैं, लेकिन सिंपल समझो कि अगर हम हैं अपने हने को बनाए हैं, वह क्या है, एक प्रकार का जनन या प्रजनन है। तो जनन क्या होता है या प्रजनन क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको कितना चैप्टर दिया गया है, 4 चैप्टर दिया गया। इसमें पहला चैप्टर था कि जीवों में जनन कैसे होता है, इसको हमको जानना है। कि जीव कहने का मतलब सजीव, सजीव यानी कि जितने भी सृष्टि में हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो या किसी प्रकार का जंतु हो, उसमें किस प्रकार से नए संतान की उत्पत्ति होती है, उसको समझने के लिए आपको दिया गया है चैप्टर नंबर 1। एनसीईआरटी ने कहा है, सरकार ने कहा है कि आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन हम आप जानकारी इस चीज का लेंगे कि जितने भी जंतु या जीव या पादप इस सृष्टि में हैं, उनमें संतान की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उसको भी हम लोग जानने का काम करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर 2 कहता है आपको कि पादप जनन, यानी कि पेड़ पौधों में, जो पेड़ पौधे जिसमें फूल लगते हैं, जो पुष्पी पादप है, जिसमें फूल का विकास होता है, फूल का निर्माण होता है, उनमें किस प्रकार से नए पादप का विकास होता है, उनमें किस प्रकार से नए पौधे का विकास होता है, उसको भी हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर नंबर कितना में, 2 में, ठीक है। चैप्टर 3 क्या कहता है कि मानव जनन के बारे में, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मनुष्यों में संतान की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसको जानने के लिए भी आपको क्या किया है कि एक स्पेशल चैप्टर दे दिया गया है। चैप्टर नंबर कितना, तो 3। यानी बायोलॉजी का जो इमेजिनेशन आप करते हैं, बायोलॉजी के बारे में जो आप कल्पना करते हैं कि बायोलॉजी ऐसा होता है, बायोलॉजी वाले बच्चे ऐसे होते हैं, बायोलॉजी के शिक्षक ऐसे होते हैं, ये जो आपके माइंड में, आपके दिमाग में एक ग्राफ का विकास हुआ, एक मानचित्र जो आप अपने दिमाग में बैठा करके रख लिए हैं कि बायोलॉजी का मतलब यह होता है, उसके लिए वो स्पेशल चैप्टर है। चैप्टर नंबर कितना, वो 3 है। वो चीजें केवल एक चैप्टर में है, चैप्टर नंबर कितना में, 3 में। लेकिन लोग तो पूरा बायोलॉजी में है चैप्टर पसीना छोड़ा देगा, पसीना आएगा हिंदी तक सही है, उसमें हम जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं, अनुवांशिक
सांख्यिकी पढ़ा, 4 दिन से तो, 1 सप्ताह से तो हम पढ़ा रहे हैं आपको त्रिशंकर क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस डेली पढ़ाते हैं, बच्चे बनाते हैं, घर से आते हैं, सर भूल गए हैं, एक बार थोड़ा यहाँ सेकेंड लाइन से नीचे जो है वहां एक बार बता दीजिए, डेली हो रहा है उसके साथ। उसका भी कारण है कि घर पर जाकर के सेल्फ स्टडी नहीं करता है। तो खैर कहने का मतलब मेरा यह है कि बायोलॉजी के बारे में जितना आप जानते हैं उतना ही बायोलॉजी नहीं है। बायोलॉजी एक बहुत ही कह सकते हैं कि लंबा चौड़ा क्षेत्र है, जहां पर अगर गोता लगाया जाए तो शायद उससे निकलने का, उस भंवर से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन खैर मुद्दे पर आते हैं, जितना आपका सिलेबस है उस हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे। किसमें? चैप्टर नंबर 3 में, कि संतान की उत्पत्ति कैसे होती है, एक मनुष्य अपने समान संतान की उत्पत्ति कैसे कर सकता है और कैसे कर लेता है। इन तमाम बिंदुओं की चर्चा हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर कितना में हुआ? 3 में। ठीक है, चलिए। एक एडिटेड करके बच्चे हैं, एडिट करके बच्चे हैं, ये कह रहे हैं जो सर वॉइस नहीं आ रहा है, क्या ये सही बात है? क्या वॉइस नहीं आ रहा है? अरे भाई इसमें झटका मार रहा है, ये नहीं रहा था। चलो 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 ठीक है, आवाज जा रही है ना? अब सब कुछ ठीक ठाक तो आ रहा है हमारे हिसाब से यहाँ से। चलिए, तो एक एडिटेड करके बच्चे हैं, ये कह रहे हैं जो सर क्या है ना कि साउंड नहीं आ रहा है। सही में है कहा कि मतलब ये सही मजाक उजाक कर रहा है, तब उसको थोड़ा ये कर देते। बहुत कम है आवाज ना, तो मतलब हम क्या करें बे, चिकरे यहाँ से। तो अपने अथी का बढ़ाओ, मोबाइल का भी आवाज, कुछ साउंड वगैरह होता है भाई। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये कह रहे थे कि एक बच्चे हैं, ये कह रहे हैं कि जो सर प्रैक्टिकल करके दिखाइएगा का। तो मतलब इसमें हम क्या प्रैक्टिकल करें? मानव जन्म में तुम बताओ, हम इसमें क्या प्रैक्टिकल करके दिखाएं तुम्हें? है संभव? मेरे पास है, गजब चीज है भाई। यहाँ मुद्दे पर आओ। चौथा चैप्टर आपका दिया गया है जनन स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। हाँ, जनन स्वास्थ्य क्या होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो 3 गो चैप्टर आप पढ़े हैं, 3 चैप्टर जो आप पढ़े हैं, इस 3 चैप्टर में जो भी किसी प्रकार का अगर समस्याएं हैं, एक अजीत कुमार यादव हैं, कह रहे हैं कि सर बहेरी में बारिश हो रहा है, आनंद लीजिए आप बारिश का भाई साहब, क्या दिक्कत है। चलिए चलिए मुद्दे पर आइए। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि यह जो चैप्टर 4 आपका दिया गया है, जनन स्वास्थ्य जो दिया गया है, इसमें हम लोग को यह पढ़ना है कि इस 3 चैप्टर में जितनी भी समस्याएं होंगी, चाहे चैप्टर 1 में समस्या होगा या चैप्टर 2 में समस्या होगा या चैप्टर 3 में समस्या होगा, इस तमाम चैप्टरों में जो भी समस्याएं होंगी, उस तमाम समस्याओं का जो निदान है वह हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। जैसे मान लीजिए अगर संतान की उत्पत्ति हुआ है चैप्टर 3 में, उससे संबंधी अगर किसी प्रकार का आपको इलाज चाहिए, किसी प्रकार की, मान लीजिए हम कह सकते हैं कि कोई जनसंख्या पर रोकथाम चाहिए, हाँ, तो इन तमाम बिंदुओं की चर्चा करने के लिए कौन सा चैप्टर दिया गया? चैप्टर नंबर 4। अब इससे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, चैप्टर नंबर 5 की चर्चा करेंगे। कहीं स्पेस छोटा है तो उस हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कॉपी है अगर आपके बगल में, तो इसको थोड़ा लिखते चलिएगा, तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। तो अपने बगल में रखिएगा उसको, ठीक। तो इससे होता है थोड़ा फायदा होगा आपको, कि थोड़ा समझने में आसानी होगी। जो भी चीजें बोलेंगे तो, या जो भी चीजें लिखाएंगे तो आप उसको लिख पाइएगा। तो एक कॉपी रखिए बगल में, उसको लिखते चलिए। जो भी चीजें यहाँ पर छपती जा रही है उसको आप अगर बगल में लिखेंगे तो अगले दिन थोड़ी कम दिक्कतें आएंगी। उसे दिक्कतें आने का उम्मीद कम है, क्या है कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए चैप्टर आगे बढ़ते हैं। यह जो 16 चैप्टर था, इसमें से हम लोग कितना चैप्टर का जानकारी ले लिए? इस 16 में से 4 का तो ले लिए हैं। अब 5वां चैप्टर देखते हैं। वो चैप्टर नंबर 5 की अगर बात कर लें, ठीक है, तो 5 है, 6 है,
क्या चीज? जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकी के बारे में आपको जानना है, ठीक है। यानी कि चैप्टर 5 में भी और चैप्टर 6 में भी किसके बारे में जानना है आपको? जेनेटिक्स के बारे में, यानी कि आनुवांशिकी के बारे में। मोटा मोटी अगर बात कर लें तो इस दोनों चैप्टर मिला करके हमरे आपको यह जानना है कि मान लीजिए कि कोई माता पिता हैं, जैसे कि यहाँ है और एक यहाँ है, मान लीजिए कि यह मेल है या फीमेल है, दोनों आपस में पति पत्नी है, इनके अगर यह बच्चे हुए, मान लीजिए, ठीक है, इनके ये चारों क्या हैं? बच्चे। दिलखुश पंडित कह रहे हैं कि सर वॉइस नहीं आ रहा है, हमरे समझ से पता नहीं कहाँ समस्या है। वैसे हम आउटपुट कल चेक करेंगे। गुप्ता जी, रामनाथ जी कह रहे हैं कि ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। तो हम ये कह रहे थे कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, यानी कि यह जो जेनेटिक्स का पार्ट है हमारा, जिसमें कि हमें मुख्य रूप से यह जानकारी लेना है कि अगर कोई पति पत्नी है आपस में, कोई मेल है कोई फीमेल है, तो उनके जितने भी बच्चे होंगे, जैसे कि ये 4 बच्चे हैं, इनमें इन दोनों के गुणों का समावेश कैसे होता है। यानी मोटा मोटी बात कर लें तो हम लोग यह कह सकते हैं कि माता पिता का गुण बच्चों में कैसे आता है, इस पर हमें थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करना है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि इनके कुछ लक्षण थे या इनके कुछ लक्षण थे, इन दोनों के लक्षणों के अलावा भी कुछ बच्चों में हम लोग यह देखते हैं कि ये बच्चे कुछ अलग प्रकार के हो गए। मान लीजिए ऐसा होता है कि एक ही माता पिता के 3 संतान हैं और तीनों संतान समान नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए हम यह कह रहे हैं आपको कि माता पिता समान है, तो इनके जितने भी बच्चे होने चाहिए थे, होने क्या चाहिए थे कि सभी बच्चे समान हो, बराबर हो, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हम ही आप अगर मान लीजिए कि 2-3 भाई बहन हैं, तो तीनों भाई बहन का आप देखते होंगे या चारों भाई बहन का आप देखते होंगे कि चारों का लक्षण, चारों का गुण, चारों का व्यवहार, चारों का रुचि, यानी कि किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्ट अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि तीनों के तो माता पिता, चारों के तो माता पिता सेम थे। तो इन तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। इस जैसे कि चैप्टर 5 में मुख्य रूप से हमको कह सकते हैं कि जेनेटिक्स का रूट है, यह जड़ है, यह चैप्टर नंबर 5। जो बच्चा चैप्टर 5 समझ गया, मान लीजिए, ठीक है, जो बच्चा मान लीजिए कि चैप्टर 5 समझ गया, उसको जेनेटिक्स में कहीं पर भी आगे समस्याएं नहीं होने वाली है, ठीक है। और जो चैप्टर 5 नहीं समझा, तो फिर आगे तो समस्याएं होंगी आपके साथ, क्योंकि यह रूट है जेनेटिक्स का। तो चैप्टर 5 में हमें क्या जानना है? चैप्टर 5 में हमें यह जानना है कि जेनेटिक्स होता क्या है, अनुवांशिकी होता क्या है, जिसमें कि अक्सर कुछ वैज्ञानिकों का नाम भी आएगा, जिसमें सर्वप्रमुख रूप से नाम आएगा मेंडल साहब के बारे में, टी.एच. मॉर्गन साहब के बारे में, और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में चर्चा होगी चैप्टर 5 में। जैसे कि आप 10th में पढ़े होंगे मटर के पौधा के बारे में, एक संकर क्रॉस, 3:1, 1:2:1, इस टाइप से कुछ कुछ जानकारी आपके जहन में होगा। वो सभी के बारे में जानकारी हम किस में लेना है? चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। चैप्टर 6 की बात कर लें, यह भी किसका पार्ट है? चैप्टर 6। चैप्टर 6 भी पार्ट है किसका? तो जेनेटिक्स का ही, यानी कि अनुवांशिकी का ही पार्ट है। लेकिन चैप्टर 6 में मुख्य रूप से जो चर्चा होगी बुआ, वह होगा किसका? डीएनए का। यानी कि चैप्टर 6 में किसका चर्चा होगा? डीएनए का। यानी कि हम बात कर लें तो अनुवांशिक पदार्थ का चर्चा होगा किसमें? चैप्टर 6 में, ठीक है। डीएनए के अलावा कुछ कुछ चीजों की चर्चा और होगी, जैसे कि आरएनए के बारे में हो सकता है, या प्रोटीन के बारे में कुछ चर्चा होगा, डीएनए के पैकेजिंग के बारे में चर्चा होगा। लेकिन घूम फिर के मुद्दा कहां पर आएगा बुआरे? चैप्टर 6 में, तो डीएनए पर आएगा। जेनेटिक कोड वगैरह के बारे में भी जानकारी हम लोग किसमें लेंगे? चैप्टर 6 में ही जानकारी लेंगे, ठीक है। और डीएनए के बारे में कुछ चीजें आपके जीवन में पहले से है, क्लास 10th में भी सर आपको बताए होंगे, जब 11th 12th में गए होंगे तो वहां भी ऑफलाइन क्लास में आप कुछ ना कुछ जानकारी तो जरूर हासिल किए होंगे डीएनए के बारे में, कि यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जो माता पिता से बच्चों में आता है वगैरह वगैरह। कुछ कुछ चीजें रफ आइडिया आपके माइंड में होगा, और जो भी है उसको आप फॉर्मेट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए
अब हम लोग बढ़ते हैं आगे चैप्टर 7 की ओर, यानी कि एक कहें दीपाली चौधरी ये कह रहे हैं कि जो चैप्टर कब से स्टार्ट होगा। चैप्टर कल से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यह चर्चा कर रहे थे कि जो भी कुल मिलाकर के आपको दिया गया है चैप्टर, कितना चैप्टर दिया गया था, 16 चैप्टर, जिनमें से हम लोग 6 चैप्टर के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं कि इस 6 चैप्टर में हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, 6 तक तो देख लिए थे, 4 देख लिए हैं, 6 तक देख 5 6 देख लिए हैं। चैप्टर नंबर 7 की चर्चा करते हैं। चैप्टर 7 में आपको पढ़ना है जैव विकास के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, एक चैप्टर आपको ऐसा दिया गया है कक्षा 12वीं में, जिसमें आपको यह जानकारी लेना है कि नए जीवों का विकास सृष्टि पर कैसे हुआ, यानी कि हम आप जो आए इस धरती पर वो किस प्रकार से मनुष्य का विकास हुआ। जैसे कि अलग अलग धर्म ग्रंथों का मानना है, जो हिंदू संप्रदाय यानी कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका एक अपना थ्योरी है, उनका एक अपना सिद्धांत चलता है कि भाई ब्रह्मा जी के पैर से इसका विकास हुआ था, नाक से इसका विकास हुआ था, हाथ से इसका विकास हुआ था। अलग अलग धर्म ग्रंथ का अपना अपना मानना है। जो इस्लामिक समुदाय को मानने वाले लोग हैं, उनका एक अलग अलग अपना एक अवधारणा है कि भाई इनकी पहले धरती पर ये आए थे, उनके द्वारा हम उन्हीं के हम लोग वंशज हैं। जो क्रिश्चियन को मानने वाले लोग हैं, उनका एक अलग है। जो सिख को मानने वाले लोग हैं, उनका एक अपना अलग मानता है। लेकिन साइंस जो है वह कहता है कि भाई अगर आप कुछ कोई भी लॉजिक दे रहे हैं या किसी प्रकार का आप अगर सिद्धांत दे रहे हैं, तो उस सिद्धांत का आप प्रमाण दीजिए, क्योंकि साइंस प्रमाण मानता है, प्रूफ मानता है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस, यानी कि विज्ञान के हिसाब से इस सृष्टि का विकास कैसे हुआ, मनुष्य का विकास कैसे हुआ, मनुष्य इस धरती पर कैसे आए, या कह सकते हैं कि सबसे पहले इस धरती पर किस जीव का विकास हुआ और उससे किस प्रकार से मनुष्य का विकास हुआ, इस तमाम बिंदुओं की चर्चा करने के लिए एक चैप्टर दिया गया जिसका नाम है जैव विकास। क्लियर है? चलिए चलिए चलिए, अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8 की चर्चा कर लेते हैं। 7 तक खत्म हो गया, इसको मिटाते हैं। अब चलिए चैप्टर 8 की जानकारी कुछ रफ आइडिया में हम लोग ले लेते हैं। देखिए चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, ठीक है, ये तीनों को एक यूनिट में रखा गया है, एक इकाई में रखा गया है। वह जो भी पीछे बताए हैं 5 6 7, उसको एक इकाई में रखा गया था। 1 2 3 4 इसको एक इकाई में रखा गया है। 5 6 7 इसको एक इकाई में, और 8 9 और 10 इसको एक इकाई में रखा गया, यहाँ जो हम लिखे हैं। चैप्टर नंबर 8 कहता है आपको मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में जानना। इसके बारे में मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में, ठीक है। दूसरा है चैप्टर नंबर 9, जिसको हटा दिया गया है एनसीईआरटी के हिसाब से। यह क्या था हमारा, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति को जानना था। और चैप्टर 10 में क्या पढ़ना है हमें, सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के बारे में जानकारी लेना है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या महत्व, ठीक है। एक बच्चे हैं, ये कह रहे हैं कि जो अगर मान लीजिए अभी अगर आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको खत्म कब करिएगा। शायद हो सकता है कि आप शुरू से नहीं जुड़े होंगे क्लास में। सिलेबस खत्म करने का टेंशन जो है या जिम्मेदारी कह सकते हैं, या आप हम पर छोड़ दीजिए। आप उसका निश्चिंत होकर के बस आपको करना यह है कि जब लाइव क्लास शुरू हो, आप जो मनोहर पोथी बोले हैं वो खरीद करके ले करके आप बगल में बैठ जाइएगा, मोबाइल के बगल में, और जो पीडीएफ भेजेंगे आपको उस पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा ही लीजिएगा और उसको लेकर के बगल में बैठ जाइएगा। बाद बाकी का जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है। और अभी तक भी अगर कोई लोग आए हैं अगर बाबा के दरबार में और घंटी को नहीं दबाए हैं तो थोड़ा दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर 8 है या चैप्टर 9 है या चैप्टर 10 है, चैप्टर 8 में हमें क्या पढ़ना है, मानव स्वास्थ्य एवं रोगों के बारे में। यानी कि चैप्टर 8 में मोटा मोटी बात कर ले तो इसमें जितने मनुष्य में
स्वास्थ्य संबंधी जो भी चर्चाएं हैं कि हम आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कि हम आप रोगी होते हैं, यानी कि अगर बीमार पड़ते हैं तो बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, या बीमारी एक दूसरे व्यक्तियों में कैसे फैलता है, इन तमाम बिंदुओं को समझने के लिए आपको आपके सिलेबस में एक चैप्टर दिया गया है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दो तीन चीजों की और भी चर्चा की गई है, जैसे कि टीकाकरण के बारे में, प्रतिरक्षीकरण के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर किसी को हम रोगी कहेंगे या किसी को स्वस्थ कहेंगे तो स्वस्थ कैसे कह सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग स्वस्थ का परिभाषा यह कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं है, अगर किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार का कोनो बड़ बीमारी नहीं है तो हम लोग उसको स्वस्थ का दर्जा दे देते हैं कि यह व्यक्ति बड़ी हेल्दी है, यह व्यक्ति बड़ी स्वस्थ है, लेकिन ऐसा नहीं। स्वस्थ का परिभाषा WHO के अनुसार, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक जटिल परिभाषा है कि जब तक किसी व्यक्ति को समाज स्वस्थ न कह दे, यानी कि वह सामाजिक रूप से भी ठीक होना चाहिए, जब तक उसका व्यवहार सही नहीं हो, यानी कि वह व्यवहारिक रूप से भी ठीक होना चाहिए, इसके अलावा जब तक वह मानसिक रूप से ठीक नहीं हो, यानी कि मस्तिष्क से स्वतंत्र शक्ति भी उसमें होना चाहिए, शारीरिक रूप से फिट नहीं हो, शरीर से फिट नहीं हो, तब तक उसको स्वस्थ का दर्जा नहीं दे सकते हैं हम लोग। इस तमाम बिंदुओं के अलावा सभी बिंदुओं को देखते हुए अगर वह व्यक्ति रोग मुक्त है तब हम लोग उसको स्वस्थ का दर्जा दे सकते हैं। तो यही इसी सब के बारे में चैप्टर नंबर 8 में आपको जानकारी लेना है। चैप्टर 9 की बात कर लें अगर मान लीजिए हम कि चैप्टर 9 में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये इसके बारे में तो अभी ये चर्चा किए हैं कि जिसमें खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति की चर्चा करना है कि आधुनिक युग में जो बढ़ती जनसंख्या है, जो जनसंख्याएं बढ़ रही है, उस बढ़ती जनसंख्या का जो डिमांड है, यानी कि जो मांग है, उसकी पूर्ति किस प्रकार से किया जा सकता है, उसकी जो डिमांड अलग अलग चीजों की डिमांड हो सकती है, तो उन तमाम डिमांडों की पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि हम जैसे कि देसी गाय पाल रहे हैं तो देसी गाय के पालन में भी उतना ही बजट है, उतना ही खर्च है, लेकिन उसका जो उत्पादन दर है वह काफी कम होता है। उसी के स्थान पर अगर हम जर्सी गाय का पालन करें तो खर्च उतना ही है, लेकिन उसका आउटपुट काफी अधिक है। अगर आउटपुट इनपुट समझ रहे होंगे कि अगर मान लीजिए किसी भी चीज में अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो उसके अनुसार हमको आउटपुट मिलना चाहिए। अगर किसी गाय में, देसी गाय को पाल रहे हैं, उसमें लागत हमें कह सकते हैं कि पर मासिक अगर गुना भाग कर ले, अगर मासिक हमें किसी देसी गाय में अगर मान लीजिए 5,000 रुपए खर्च है तो नहीं अधिक तो कम से कम 6 से 7,000 रुपए हमको वो आउटपुट दे, लेकिन उसके स्थान पर आउटपुट नहीं दे पा रही है। तो ऐसी स्थिति में कि देसी गाय को रिप्लेस करके यहाँ पर ऐसा कौन सा गाय के नस्ल का पालन किया जाए ताकि जितना उसमें हमारा लागत हो उससे कहीं अधिक हमें आय हो। तो इस तमाम बिंदुओं की चर्चा करने के लिए हमें दिया गया था चैप्टर नंबर 9, लेकिन सरकार ने कहा कि भाई तुम्हें नहीं जानना है कि गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़ जाएगा, धान का उत्पादन कैसे बढ़ जाएगा, उसके लिए हम हैं 2 किलो चावल 2 किलो गेहूं आपको महीने महीने हम दे देंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 10 की अगर बात कर लें, चैप्टर 10 में क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना यह था कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या महत्व होता है या क्या भूमिका होती है। जैसे सूक्ष्म जीव के बारे में उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जानते होंगे। कोई बच्चे ऐसे हैं जो सूक्ष्म जीव के बारे में डिफिनीशन लिख सकते हैं मोबाइल में टाइप करके, तो लिखिए थोड़ा। अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि सूक्ष्म जीव का डिफिनीशन जान रहे हैं तो सूक्ष्म जीव का परिभाषा आप लिखिए थोड़ा। हम जानना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सूक्ष्म जीव का परिभाषा आप लिख सकते हैं मोबाइल पर, लिखिए तो थोड़ा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो इसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा बताइए। हम यह जानना चाह रहे हैं कि सूक्ष्म जीव का कुछ डिफिनीशन लिखा जाए मोबाइल पे, इसमें यानी कि कमेंट सेक्शन में। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, लिखिए उसमें, ताकि यह देख पाए कि कितने बच्चे हैं जो लिख रहे हैं। चलिए, एक हैं PKP फुलकांत हैं, कह रहे हैं गुड नाइट सर। एक बच्चे हैं शिवशंकर भाई हैं, कह रहे हैं जो टाइम हो गया है। पांडव जी भी यही बात कर रहे हैं, टाइम हो गया है।
तो टाइम हो गया है, तो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, आप जा सकते हैं। आपके पास अभी क्लास नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, आप क्लास को लीव कर सकते हैं, जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 9:01 में आपका शुरू हो जाएगा और 10:01 में बंद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि 9 बजे से शुरू हो जाना चाहिए। 9:05 भी हो सकता है, 9:10 भी हो सकता है। और रही बात क्लास समाप्ति की, तो किसी एक गाड़ी को कतो थोड़े लोग लगा देता है, मान लो साइड करके न लगाएगा। तो कहने का मतलब क्लास को कहीं पर थोड़े छोड़ देंगे, कहीं पर ले जा करके उसको सही जगह पर, ताकि कल जो शुरू हो तो वहां से क्लास शुरू हो। चलिए, एक सरोज जी हैं, कह रहे हैं कि जो जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। चलिए, आर्टिस्ट प्रिंस राज हैं, कह रहे हैं ये भी वही सेम परिभाषा दिए हैं। चलिए ठीक है, मिला जुला के ठीक ठाक है परिभाषा, वही हम लोग कह सकते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन ये बचपना वाला है, आपसे आप यह भी कह सकते थे। ठीक है, चलो, कि जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं वह क्या है, सूक्ष्म जीव है। तो अभी तक जो आपके जेहन में भरा गया, बचपन से लेकर के अभी तक जो भी चीजें आपके ब्रेन में भरा गया, वह यह भरा गया था कि बाबू सूक्ष्म जीव जो होता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, हमारे आपके लिए हानिकारक है। चाहे वो जीवाणु हो, विषाणु हो, कवक हो, प्रोटोजोआ हो, शैवाल हो, फंगी, जो भी है। कहने का मतलब बैक्टीरिया, वायरस के बारे में अभी तक जो भी जानकारी आपको दिया गया था, वह यह दिया गया था कि इसको जहां देखो इसको नष्ट करना है, क्योंकि यह जितने भी चीजें हैं यह हमारे आपके लिए हानिकारक है। लेकिन आप, वह हमारे लिए लाभदायक भी होता है, बस इतना बात को समझने के लिए। यानी कि जो भी सूक्ष्म जीव है उसका क्या रोल है हमारे आपके जीवन में, इसको, इसी बात को समझने के लिए, एक सेंटेंस को समझने के लिए आपको एक चैप्टर दे दिया गया है। कितना? चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमें आपको केवल इतना समझना है कि मानव के कल्याण करने के लिए सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका होती है, सूक्ष्म जीव का क्या महत्व होता है। इसको समझने के लिए आपको एक स्पेशल चैप्टर दे दिया गया है, जो चैप्टर की संख्या कितना है? चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम लोग यह जानने का काम करेंगे कि मान लो कि ब्रेड कैसे बनता है। होली के दिनों में हम लोग जो पुआ बनाते हैं, पुआ कैसे बनता है, दूध से दही कैसे बनता है, मिठाई कैसे बनता है, पनीर कैसे बनता है, दारू यानी अल्कोहल, वाइन, विस्की, जो भी रम वगैरह है, यह कैसे तैयार किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक्स हैं, दवा हैं, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। नाले के पानी को कैसे शुद्ध किया जाता है सूक्ष्म जीवों की मदद से। इसके अलावा आधुनिक युग में, यानी कि मॉडर्न टाइम में, अभी के डेट में हम लोग सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके किस प्रकार से फसलों को बचाते हैं, इस तमाम बिंदुओं का चर्चा किया गया किसमें? चैप्टर नंबर 10 में। चलिए, अब 6 गो चैप्टर और बचा हुआ है, उसको भी लपेट लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। एक रॉकी जी हैं, ये परिभाषा तो दिए, लेकिन बड़ी विलंब से परिभाषा दिए हैं। वैसे धन्यवाद आपका, कितना आप मेहनत किए। वैसे वहां पर एक ऑप्शन रहता है बोलने वाला, अगर आप बोल दीजिएगा तो टाइप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। वही बताए हैं कि इसको मिटौना बनाने के लिए इसको फाड़ दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर कितना पर आते हैं हम लोग? 11 पर। 11 और 12, ये दो चैप्टर है आपका किसका? बायोटेक्नोलॉजी का, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का। ठीक है, यह चैप्टर आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। एक ज्योतिष कुमार है, ये भी कह रहे हैं कि वैसा जीव जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे सुखी जीव कहते हैं। हो सकता है कि इनका टाइपिंग मिस्टेक रहा हो, ये बेचारा कुछ सही लिखना चाह रहे होंगे, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक के कारण कुछ गलत लिखा गया हो। तो हम ये कह रहे थे कि चैप्टर 10 तक हम लोग देख लिए कि क्या क्या पढ़ना था। अब थोड़ा अपने रथ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि चैप्टर 11 और 12 में क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 और 12 को एक यूनिट के अंतर्गत रखा गया है, एक इकाई के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें पूरी चैप्टर पढ़ने के बाद हमें केवल किसकी जानकारी मिलेगी? जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। उम्मीद करते हैं कि बहुत दिन पहले एक सीरियल आता था जिसका नाम था CID, शायद आप लोग देखे होंगे। इस सीरियल में एक थे डॉक्टर, क्या नाम था उनका, सालुंखी करके थे। उनका जितना भी क्रियाकलाप आप देखते हैं, यानी कि उनका जो रोल है, वह रोल किसका है? बायोटेक्नोलॉजी का। जैसे देखे कि कहीं पर मान लीजिए उनको मोबाइल मिला,
कहीं पर उनको पर्स मिला, उस पर्स से यह पता लगाना है कि यह पर्स किसका है। कहीं पर कोई डेड बॉडी मिला, यानी कि कहीं पर कोई लाश मिला, उनसे उनको यह पता लगाना है कि जिसको कैसे मारा गया। कहीं पर तालाब में लाश थी, उनको यह पता लगाना है लाश की कितने बजे मौत हुई, कब मौत हुई। तो इन सब चीजों के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में, मॉडर्न टाइम में जो भी चीजें आप देखते हैं, नया नया ब्रीड देखते हैं, नया नया नस्ल देखते हैं, चाहे वह गेहूं की नस्ल की सॉरी किस्म की बात कर ले, धान के किस्म की बात कर ले, या गाय के नस्ल की बात कर ले, या भैंस की नस्ल की बात कर ले, ये तमाम चीजों जो देन है वह किसका देन है? बायोटेक्नोलॉजी का देन है। या फिर हम कह सकते हैं कि बेमौसम, आज के डेट में आप किसी भी सब्जियों को, किसी भी फल को कभी भी आप मार्केट से, बाजार से ला सकते हैं। ऐसा तो पहले नहीं था, क्योंकि हर एक फल या सब्जियां जो होती है वह मौसमी होती है, मौसम के अनुकूल उसका उत्पादन होता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि आप किसी भी मौसम में किसी भी सब्जियों को, किसी भी फल को कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपके जेब में क्या रहना चाहिए? रोकड़ा रहना चाहिए। क्लियर है? तो ये सब चीजें किसकी देन है? बायोटेक्नोलॉजी का देन है। बायोटेक्नोलॉजी में इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि अगर सपोज करिए कि जैसे कि मेरे बाल घुंघराले बाल है, हम चाह रहे हैं कि आने वाला जो पीढ़ी है उसका बाल स्ट्रेट हो, यानी कि सीधा बाल हो। ऐसा होता है कि जिसको जो चीज रहता है उसको पसंद नहीं आता है। अगर किसी का बाल स्ट्रेट है, सीधा बाल है, ऐसे हिप्पी झाड़ रहा है मान लीजिए, तो उसका प्रयास रहता है कि हमारे आने वाले पीढ़ी का कैसा बाल हो? कर्ली बाल हो, घुंघराला बाल हो। जिसका घुंघराला बाल रहता है वो चाहता है कि भाई हमारे आने वाले पीढ़ी का कैसा बाल हो, तो थोड़ा स्ट्रेट बाल रहे तो थोड़ा बेहतर है। तो ये तमाम चीजें संभव है किसके द्वारा? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। इसके अलावा जो भी चीजें आप जीन में छेड़खानी करना चाह रहे हैं, अपने पीढ़ी में छेड़खानी करना चाह रहे हैं, ये तमाम चीजें आज के युग में संभव है। और वह केवल और केवल किससे संभव है? बायोटेक्नोलॉजी से, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी से संभव है। तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का नॉलेज होना काफी इंपोर्टेंट है। इसीलिए चैप्टर 5 और 6 के जस्ट बाद हम लोग चैप्टर नंबर 11 और 12 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। 12 तक हो गया, अब 4 को चैप्टर और बचा हुआ है आपका। देख लीजिए 13, 14, 15, 16 में क्या क्या हमें जानकारी लेना है। 1 मिनट का नहीं, वो प्रचार लगा देते हैं। चलिए चलिए चलिए, तो चैप्टर 12 तक हम लोग देख लिए थे कि 12 में हमें क्या क्या जानकारी चाहिए था। अब अगर बात कर लें 12 तक तो देखिए लिए थे। चैप्टर देखना है हमको 13, चैप्टर देखना है 14, चैप्टर देखना है 15, और चैप्टर देखना है 16। ठीक है, इस 3 को चैप्टर मिलाकर यानी कि 13, 14, 15 यह काफी इंपोर्टेंट, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि विभिन्न तरह के पोषण चक्रों के बारे में भी जानकारी 13, 14, 15 मिला करके हम लोग लेंगे। जैव विविधता कहने का मतलब मेरा यह हो गया कि आज जो भी जीवों में विभिन्नताएं आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए पक्षी है तो विभिन्न प्रकार के पक्षी है, उसमें भी अगर मान लीजिए कुत्ता अगर कह दें तो कुत्ते हैं तो विभिन्न प्रकार के कुत्ते हैं, कुत्तों में विभिन्न प्रकार की नस्ल होती है, सबका अपना अपना एक गुण है, अपना अपना एक लक्षण है, अपना अपना एक व्यवहार है, अपना अपना खान पान है। इन तमाम चीजों के बारे में जैव विविधता जो है इसका कैसे ह्रास हो रहा है, उसमें कैसे कमी आ रही है, यानी कि कहने का मेरा अर्थ यह हो गया कि जिस प्रकार से पक्षी है मान लो, तो आपके गांव में पहले अगर आप 20 प्रकार के पक्षियां देख रहे थे तो अब उस पक्षियों की संख्या 15 हो गया होगा, यानी कि 5 गो जो इसमें कमी आई, -5 जो हो गया, या 5 क्यों कम हो गया? जैसे कि पहले बगुला आप काफी अधिक मात्रा में देख रहे होंगे, डकहर काफी अधिक मात्रा में देख रहे होंगे, उसकी संख्या में कमी दिन प्रतिदिन क्यों आते जा रही है? और कमी अगर आ रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे आपके पोषण चक्र पर, हमारे आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या योगदान है? और अगर अगर मान लीजिए कि बगुला से हमारा आपका जीवन प्रभावित हो रहा है,
तो उससे हम लोग कैसे बचेंगे, बोगलों की संख्या को कैसे हम बचा सकते हैं, डकहर की संख्या को कैसे हम बचा सकते हैं, चील की संख्या को कैसे हम बचा सकते हैं, इस तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे पास 13, 14, 15, 16 चैप्टर दिया गया है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी जंगल में घास न रहे तो शेर की मृत्यु हो जाएगी। अब भाई शेर तो घास खाता नहीं है, जैसे कि अभी हम बता दिए कि अगर मान लीजिए जैसे कि हम आप जानते हैं कि घास को कौन खा रहा है बुआ, तो हिरण खा रहा है। हिरण को कौन खा रहा है, तो शेर खा रहा है। अब यहाँ पर हम यह बोले हैं कि अगर घास किसी जंगल से नष्ट हो जाए तो शेर भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसा कब संभव है, तो क्योंकि मान लीजिए शेर जिस पर निर्भर है वह उस पर निर्भर है। शेर किसको खा रहा है, तो हिरण को, और हिरण किसको खा रहा है, तो घास को खा रहा है। अगर किसी जंगल में, कल्पना करिए, इमेजिनेशन करिए कि अगर किसी जंगल में घास न रहे, हरे पेड़ पौधे न रहें, तो क्या वहां हिरण एग्जिस्ट करेगा, क्या वहां हिरण जीवित रह पाएगा, तो बिल्कुल नहीं। और जब किसी जंगल में हिरण नहीं रहेगा तो शेर कहां से, शेर भी नहीं। तो कहने का मतलब इस शेर और घास के बीच कौन सा संबंध है, तो अनुनाश्रय संबंध हम कह सकते हैं, इनडायरेक्टली कनेक्शन है उसके इसके बीच में। जैसे मान लीजिए कि आपका वाईफाई वालों से डायरेक्ट कनेक्टेड आप नहीं है, आप हम पर आश्रित हैं और हम उन पर आश्रित हैं। अगर वहां से किसी प्रकार का डिफेक्टेशन आता है, वहां से किसी प्रकार की गड़बड़ी आती है, तो उससे सीधे तौर पर आप तो प्रभावित नहीं होइएगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप भी प्रभावित होइएगा। उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर घास से शेर प्रभावित हुआ, जबकि शेर घास को नहीं खा रहा है, न ही घास शेर को खा रहा है, लेकिन इस बीच का जो मीडिएटर था हिरण, वह तो डायरेक्ट प्रभावित हो रहा है। और जिस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर, तो इस तमाम बिंदुओं की चर्चा, ये खाद्य जाल की हम बात करेंगे, खाद्य श्रृंखला की हम लोग बात करेंगे इस तमाम चैप्टरों में, ठीक है। चलिए, और चैप्टर 16 का तो हम लोग अभी हाल फिलहाल में चर्चा किए ही हैं शुरुआती वीडियो में, कि चैप्टर 16 में हमें पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जानकारी लेना था। इसमें देखे थे कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तमाम तरह के प्रदूषण के बारे में हमें चर्चा करना था, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो भी चैप्टर था आपके कक्षा 12वीं में, उस सभी चैप्टर के बारे में आपको हल्की फुल्की जानकारियां हम दे चुके हैं। ठीक है। तो 12वीं में जो भी 16 चैप्टर थे आपके, उस 16 चैप्टर के बारे में जो भी जानकारी आपको देना था, कुछ कुछ रफ आइडिया आ गया होगा कि किस चैप्टर में हमें किस बिंदु पर चर्चा करना है। अगर इसमें किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो आप कह सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं कि सर हमें फलाने चैप्टर में यह समझ में नहीं आया कि इसमें किस तरह का क्या जानकारी चाहिए था। यानी कि अभी जो हम चर्चा किए हैं कि बाबू रे, एनसीईआरटी अगर 12वीं की बात कर लें, एनसीईआरटी किसकी, अगर 12th की बात कर लें, सब्जेक्ट कौन सा रहेगा हमारा, सब्जेक्ट रहेगा हमारा बायोलॉजी। इस बायोलॉजी में कुल मिलाकर के चैप्टर की संख्या कितना था, तो 16। इस 16 चैप्टर में अभी हम आपको बारी बारी से हर एक चैप्टर के बारे में जानकारी दे चुके हैं कि चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है, 2 में क्या पढ़ना है, 3 में क्या पढ़ना है, 4 क्या पढ़ना है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इसी से संबंधित 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है और 16 है। इस 16 चैप्टर का जानकारी हम लोग बारी बारी से लेंगे, ठीक है। तो हमें यह बताइए कि यह जो अभी 16 चैप्टर का हम संख्या लिखे हैं, नाम तो नहीं लिखना संभव नहीं है क्योंकि उसका थोड़ा ये छोटा है। इस 16 चैप्टर में किसी बच्चा को यह समस्या हो रहा हो कि भाई चैप्टर 6 में क्या जानकारी लेना है, या चैप्टर 8 में क्या जानकारी लेना है, कि 11 में क्या लेना है, कि 2 में क्या लेना है, कि 1 में क्या लेना है, इस सभी चीज के बारे में हम आपको बारीकी से जानकारी दे चुके हैं कि किस चैप्टर में किस चीज का हमें अध्ययन करना है। अब हम लोग कल से इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे, यानी कि चैप्टर को शुरुआत करेंगे तो शुरू से शुरुआत करेंगे, 1 से शुरू करेंगे और 16 तक ले जाएंगे, फिर 16 से शुरू करेंगे, 1 तक लाएंगे। अभी कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि अभी अगर शुरू करिएगा तो खत्म कब होगा। तो भाई उसकी टेंशन आप न लें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि कब सिलेबस शुरू होगा, कब सिलेबस खत्म होगा। आपको हम जितना बताए हैं
कि जो भी उपकरण आपको बताए हैं कि एक कॉपी ले लीजिएगा, एक पेन है, और जो भी नोट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा उस नोट को आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। बस इतना पर्याप्त है। और लाइव क्लास के बगल में आप रखिएगा, जब कभी भी आप लाइव क्लास करने आए तो मोबाइल के बगल में आपका एक कॉपी होना चाहिए, और जो नोट पीडीएफ आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें उसको आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। मोबाइल में नहीं रहना है उसको, मोबाइल में रहेगा तो मोबाइल में रह जाएगा, उसको प्रिंट आउट करवा करके बाहर रखना है। उसके बाद देखिए आप क्या कैसे पढ़ाई होता है। और विशेष इसको बर्डन के रूप में नहीं लेना है, टेंशनलाइज नहीं होना है कि ये ऐसे है वैसे है, विभिन्न तरह के लोग आपको भरमाएंगे डराएंगे। हाँ, डरना नहीं है। आप बायोलॉजी का टेंशन छोड़ करके आप फिजिक्स केमिस्ट्री पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें किसी को दिक्कत है 1 से 16 तक में तो आप बताइए, और नहीं है तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ड्रॉप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक मौसम कुमार हैं, कह रहे हैं कि जो चैप्टर 6 और 7, यानी कि चैप्टर 6 और 7 समझ नहीं पाए कि चैप्टर 6 7 में आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें आपको दिक्कत है। चैप्टर 6 और 7 में आपको दिक्कत है तो बताइए। एक सनाया पासवान है, कह रहे हैं समझ गए। चलिए ठीक है, नहीं किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। एक रामनाथ जी हैं, चलिए ओके, गुड नाइट। एक आर्टिस्ट प्रिंस राज हैं, कह रहे हैं कि आप बहुत गुड पढ़ाते हैं। कॉम्प्लीमेंट देने से नहीं होगा बचवा, का है कि अगर ई वाला आर कहीं कर देगा तो कहीं ठीक रहेगा। चलिए, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, और भी बच्चे हैं तो किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, और नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। महबूब खान है, कह रहे हैं जी समस्या है, बताइए महबूब जी क्या दिक्कत है। दीपक कुमार यादव हैं, कह रहे हैं गुड नाइट, चलिए धन्यवाद। मुकेश कुमार हैं, ठीक है। किन्हीं को समस्या है तो बता सकते हैं, नहीं है तो फिर हम लोग आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे और कल प्रयास करेंगे। महबूब खान कह रहे हैं बहुत दिक्कत है, क्या दिक्कत है महबूब जी बताइए। एमडी मुन्ना माइकल हैं, अच्छा अच्छा। रॉकी कनेक्ट सर, 3 चैप्टर जो हटा दिया है उससे क्वेश्चन रहता है भी एग्जाम, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ना कहे कि जो चैप्टर हटाया गया है उसका भी अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं, उसको भी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम में पूछेगा। क्योंकि बिहार बोर्ड है ना, वो हटाया है एनसीईआरटी। बिहार बोर्ड कहता है कि तू हटाओ कि उसमें जोड़ो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम क्वेश्चन पूछेगा मतलब पूछेगा, इसीलिए हम लोग उस 3 चैप्टर को भी पढ़ेंगे जो हटा दिया गया है। एक दीपक जी हैं, कह रहे हैं कि खाना खा लिए सर, तभी से तुम्हारे साथ लैब में हम जुड़े हुए हैं, कैसे खा लेंगे। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं किसी बच्चा को कहीं पर दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कल हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1 को, ठीक है। चैप्टर 1 का हिंदी और अंग्रेजी मीडियम का नोट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर हम भेज देते हैं। हाँ, इसकी जानकारी तो देना हम भूल गए। चलिए, इसकी जानकारी भी आप ले लीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है। लाइव क्लास का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, जिसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना होता है कि एक नंबर है आपको, इस नंबर पर क्या करना है आपको। हाँ, इस नंबर पर क्या करना है आपको कि अपना नाम, अपना पता लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। जब जैसे ही आप इस नंबर पर अपना नाम और पता भेजिएगा, आपके पास एक व्हाट्सएप का लिंक जाएगा, ठीक है। और उस लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसी ग्रुप पर, इस नंबर पर आपको मैसेज करना ही होगा। और मैसेज करते समय आपको भेजना क्या सब है
तो अपना आप नाम भेज दीजिएगा और अपना पता भेजिएगा। जैसे ही वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको एक लिंक जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और उस ग्रुप पर अक्सर आपको जो भी चैप्टर वाइज आपको नोट वगैरह होता है वो आपको वहां से मिलता रहेगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया होगा उसका लिंक, आप वहां से क्लिक करके सीधे आप कहाँ जा सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हो सकता है कि वहां पर पहले से इस चैप्टर का नोट उपलब्ध हो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में। ठीक है, चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, हम लोग कल मिलते हैं।